हेलो एवरीवन, मैं हूं रामजी सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का ये अंतिम लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ही डीप में जाकर समझा है। आज इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के कुछ बचे हुए टॉपिक समझेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी। इतने टॉपिक बचे हुए हैं जो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन, जिसे हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और पहली हेडिंग लगा लीजिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, इस टॉपिक को हम लोगों को क्लास 10th में सिर्फ टच करना है। डीप से इसे हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन को बहुत ही डीप से पढ़ेंगे। तो आइए, ऑक्सीडेशन की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे इसका क्या मतलब होता है। तो लिखना शुरू कीजिए। ऑक्सीडेशन refers to addition of oxygen and removal of hydrogen in a substance। हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रेफर्स टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस। हम लोगों को ऑक्सीडेशन वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, कुछ ऐड किया जा रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब यहां पर ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है। डेफिनेशन पढ़कर हम लोग समझ सकते हैं, जब किसी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तब हम लोग बोलते हैं इस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइए हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, तब बेहतर तरीके से समझ आएगा। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे इस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एक एग्जांपल। अब मान लीजिए एक हमारे पास एलिमेंट है कार्बन। अगर उसमें हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करें, हम लोग यहां पर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, तब हम लोग पाएंगे नया सब्सटेंस बनेगा, वो बनेगा CO2। अब हम लोग देख सकते हैं हमने क्या किया था, यहां पर एक एलिमेंट लिया था कार्बन, उसमें हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो हमें नया सब्सटेंस मिल गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग देख सकते हैं जब ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन हुआ है। लिख लीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, तब कैसे ऑक्सीडेशन होता है। तो आइए देखते हैं, लिख लीजिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको एक बार समझ लेना है, फिर कॉपी पर लिख लीजिएगा, 2-3 बार उसे पढ़ लीजिएगा, सभी टॉपिक आपको समझ आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो लिख लीजिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है H2S। अब अगर इस कंपाउंड में Br2 हम लोग ऐड कर दें तो हमें नया सब्सटेंस क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग H2S में Br2 ऐड करेंगे तो जो हम लोगों को नया सब्सटेंस मिलेगा वो मिलेगा HBr।
और जो यहाँ पर सल्फाइड है ये अलग हो जाएगा, ये सल्फर अलग हो जाएगा। हम लोग अगर ध्यान से इसमें देखें तो पहले कंपाउंड हमारे पास था H2S, उसमें हम लोगों ने Br2 को ऐड किया। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो सल्फर था हम लोगों का ये अलग चला गया, अकेला हो गया। इसके साथ पहले था हाइड्रोजन, मतलब सल्फर से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड हुआ है। अब एक और टॉपिक हमें इसी ऑक्सीडेशन में समझना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो हम सबसे पहले इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह हो जाए लिखने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही सिंपल होता है, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। तो लिख लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस, एजेंट इज अ सब्सटेंस which brings about oxidation। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस which brings about oxidation। अब हम लोग देखते हैं बहुत से एजेंट होते हैं, उन लोगों का क्या काम होता है, जो भी हम लोगों का काम होता है उसे वो करवाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक प्रकार के सब्सटेंस है जो हमारा ऑक्सीडेशन करवाने में मदद करते हैं। जैसे अभी जो हम लोगों ने दो कंपाउंड लिए थे उन्हें हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं। एक था कार्बन प्लस O2, नया सब्सटेंस बना था CO2। दूसरा था H2S प्लस Br2, और जो हमें नया सब्सटेंस मिला था वो था HBr प्लस सल्फर। यहां पर हम लोग देख सकते हैं जो है O2 है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर वर्क कर रहा है। इसने क्या किया, एक सब्सटेंस है, इसने ऑक्सीडेशन करवाने में मदद की, किसकी? कार्बन की ऑक्सीडाइजिंग करवाने में मदद की। तो यहां पर क्या था, O2 इन अबव रिएक्शन, इन अबव रिएक्शंस, जो ऊपर दोनों हमारे रिएक्शन थे उसमें O2 था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा था। और जो है नीचे वाला दूसरा रिएक्शन था, इसमें था H2S प्लस Br2, रिएक्शन होने के बाद हमें मिला था HBr प्लस सल्फर। इसमें जो Br2 था ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर काम कर रहा था, क्योंकि इसने क्या किया, जो ये सल्फर था इसका ऑक्सीडेशन कराने में मदद की। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर लिख लीजिए O2 एंड Br2 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो हमने यहां पर ऑक्सीडेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। एक बार फिर पूरा देख लीजिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। जब किसी सब्सटेंस में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर दें या फिर उसी सब्सटेंस से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो हम लोग बोलते हैं इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब फिर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन के दो एग्जाम्पल देखे थे। पहले में हम लोगों ने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया था, दूसरे में हम लोगों ने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया था। फिर हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझा, यह क्या होता है, यह ऐसा सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडेशन करवाने में मदद करता है अपने सामने वाले कंपाउंड का। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर समझेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, वो भी ऑक्सीडेशन की तरह ही बहुत ही सिंपल टर्म है। तो इस
स्लाइड को कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अगली स्लाइड पर हम लोग समझेंगे रिडक्शन क्या होता है। अब अगली हेडिंग लगा लीजिए, रिडक्शन। अभी जो हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़कर आए हैं उसका ठीक उल्टा होता है रिडक्शन। तो आइए हम लोग डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग समझ लेंगे रिडक्शन क्या होता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ आ गया है तो रिडक्शन बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो लिख लीजिए, रिडक्शन रेफर्स टू। अब हम लोगों ने इसके आगे ऑक्सीडेशन में लिखा था, ऑक्सीडेशन रेफर्स टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर हमें लिखना है रिडक्शन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड फिर हम लोगों ने लिखा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर क्या होता है, क्योंकि रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन का उल्टा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता था, यहां पर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता था, तो यहां पर रिडक्शन में हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा। तो लिखना है हमें रिडक्शन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस में हमारे पास मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसमें हम लोग अगर ऑक्सीजन को रिमूव करें या फिर हाइड्रोजन को ऐड करें, तो हम लोग बोलेंगे इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो अब हम लोग रिडक्शन के भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देख लेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब एक कंपाउंड देखिए, ZnO प्लस कार्बन। हम लोग देख सकते हैं हमने एक कंपाउंड लिया ZnO और दूसरा एक एलिमेंट लिया कार्बन। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हम लोग पाएंगे, हम लोगों को जो नया सब्सटेंस मिलेगा वो मिलेगा Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम लोग देख सकते हैं पहले जिंक था, उसके साथ एक एलिमेंट ऑक्सीजन का प्रेजेंट था। रिएक्शन होने के बाद हम लोगों को जो नया प्रोडक्ट मिला वो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। मतलब यहां पर जिंक से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, तो हम लोग बोलेंगे यहां पर जिंक का रिडक्शन हो गया है। तो लिख लीजिए यहां पर जिंक का रिडक्शन हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन ऑफ जिंक। अब हम लोग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देख लिया है, एक एग्जाम्पल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का देख लेते हैं। तो लिख लीजिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत ही इजी है ये। हमने आपसे बोला था अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ आ गया है तो रिडक्शन बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास है N2 प्लस H2, हमने लिया है N2 प्लस H2। N2 और H2 का जब रिएक्शन होता है, हम सभी जानते हैं रिएक्शन होने के बाद हमें जो नया सब्सटेंस मिलता है वो अमोनिया मिलता है, NH3। अब हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं।
H2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, हम लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए। इधर हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन भी 6 हो गए और नाइट्रोजन इधर रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 हो गए। अब हम देखें, अगर पहले हमारे पास रिएक्टेंट साइड सिर्फ 2 नाइट्रोजन थे, प्रोडक्ट साइड जब रिएक्शन हुआ तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी आ गए, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को हमें मिला। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी आ गए हैं, तो हम लोग बोलेंगे जो नाइट्रोजन था उसका रिडक्शन हो गया है। तो लिख लीजिए यहां पर हुआ रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ऊपर वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हुआ था, यहां पर ZnO जिंक के साथ ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन रिमूव होकर कार्बन के साथ चला गया था, तो वहां पर रिडक्शन ऑफ जिंक हुआ था जिसमें कार्बन रिमूव हो गया था। इसमें नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था, इधर प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आ गया है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। अब एक और चीज समझनी है, जैसे ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने समझा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर भी हम लोगों को समझना है रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट को समझ लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम था अपने सामने वाले सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवाना। रिड्यूसिंग एजेंट का भी सेम वही काम है, ये अपने सामने वाले एलिमेंट का रिडक्शन करवा देता है। तो लिख लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट is a substance which brings about reduction। अभी जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को और अच्छे से समझेंगे, तब हमें समझ आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। फिलहाल यहां पर भी समझ लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन इन अ सब्सटेंस। अब अगर हम लोग ऊपर वाले दोनों रिएक्शन में ध्यान से देखें तो इसमें हम लोग पाएंगे जो यहां पर H2 है और ऊपर जो कार्बन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। कैसे? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो रिडक्शन लाए, सब्सटेंस में रिडक्शन लाए। यहां पर जो एक कार्बन है इसने क्या काम किया, अपने साथ जब एक प्रोडक्ट बना तो इसने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, अपने साथ ऑक्सीजन को ले आया, मतलब इसने Zn का रिडक्शन करवाने में मदद की। और जो यहाँ पर हाइड्रोजन है इसने नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को ऐड करने में मदद की, मतलब यहाँ पर इसने रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन करवाने में मदद की। हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को ऐसे भी समझ सकते हैं, रिएक्शन में ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करवाने में मदद करे। देखिए यहाँ पर रिडक्शन जो एक कार्बन था इसने जिंक का रिडक्शन करवाने में मदद की, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन था इसने नाइट्रोजन का रिडक्शन करवाने में मदद की। तो लिख लीजिए इन अबव रिएक्शन, ये जो दोनों ऊपर रिएक्शन हम लोगों ने देखे, इन अबव रिएक्शन, इन अबव रिएक्शंस कार्बन एंड H2 आर रिड्यूसिंग एजेंट। ऊपर दोनों जो रिएक्शन करवाए हैं हम लोगों में उसमें कार्बन और हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ आ गया होगा। अब हम लोगों को समझना है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों टर्म रेडॉक्स रिएक्शन में यूज होंगे,
तो अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ आ गया है तो रेडॉक्स रिएक्शन आसानी से समझ आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन में भी हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से समझेंगे। इस स्लाइड को कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अगली स्लाइड पर हम लोग समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। लिख लीजिए अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously. Take place simultaneously. A chemical reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously is called redox reaction. अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ अकर हो, मतलब दोनों एक साथ हों, तो हम लोग बोलेंगे एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब हमें अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है ZnO प्लस कार्बन। हमें जो प्रोडक्ट मिला, इस एग्जांपल को अभी हम लोगों ने पीछे देखा भी था। जो हमें नया सब्सटेंस मिलेगा वो मिलेगा Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम लोग इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो हम लोग पाएंगे यहां पर जो जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ है। यहां पर जिंक ऑक्सीजन के पास है। रिएक्शन होने के बाद जिंक अकेला हो गया, मतलब यहां पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब आप याद कीजिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता था। पहले में जो ऑक्सीडेशन हम लोगों ने समझा था उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता था। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है जिंक रिड्यूस हो रहा है, तो यहां पर लिख लीजिए रिड्यूस्ड। अब ऊपर हम लोग अगर यहां पर देखें, एक कार्बन अभी अकेला है, रिएक्शन होने के बाद इसके साथ आ गया ऑक्सीजन। इसमें क्या हुआ, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो लिख लीजिए यहां पर हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता था। तो यहां पर ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, तो लिख लीजिए ऑक्सीडाइज्ड। इसे चाहे ऐसे आप प्लस ऑक्सीजन भी लिख लीजिए तो बाद में याद रहेगा। इसे आप चाहें तो माइनस ओ माइनस ऑक्सीजन ऐसे लिख लीजिए तो ये याद रहेगा। अब एक चीज और हम लोगों ने पढ़ी थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर क्या हो रहा है, ए रिड्यूस हो रहा है, Zn रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इससे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब हम लोगों ने जो पहले डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें था अगर ऑक्सीडेशन सामने वाले का हो तो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें क्या हो रहा है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये होगा जो यहाँ पर ZnO है, ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, तो लिख लीजिए OA। और जो एक कार्बन है इसकी वजह से जिंक का यहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। पिछली स्लाइड पर हमने ये बात अच्छी तरीके से समझी थी। अब ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग यहाँ पर और अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक बार फिर से हेडिंग लगा लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम लोग दूसरी तरीके से डेफिनेशन को लिखेंगे, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा था तब हम लोग रिडक्शन के बारे में नहीं जानते थे, और जब हम लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में जानते तो थे, लेकिन वहां पर वो लिखना बेटर नहीं था। अब हम लोग अच्छी तरह से एक अच्छी डेफिनेशन है उसकी मदद से समझ सकते हैं। डेफिनेशन सिंपल है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए, सबस्टेंस गेटिंग। अब इस डेफिनेशन के बाद आप बहुत जल्दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचान लेंगे। सबस्टेंस गेटिंग रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शॉर्ट में OA लिख देते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट, सेम जैसे ऊपर था, सबस्टेंस गेटिंग रिड्यूस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर भी हमें उल्टा लिखना है, सबस्टेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो उस सब्सटेंस का, जिसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका रिडक्शन हो रहा होगा। और अगर कोई सब्सटेंस है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब हम लोग इसमें अगर ध्यान से देखें, ZnO है, हमने बोला है ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसका खुद का रिडक्शन हो रहा होगा। देखिए, ZnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेम हमने डेफिनेशन लिखी है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, सबस्टेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब लिख लीजिए, ये सब्सटेंस है ZnO, इसका हो रहा है रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सब्सटेंस का हो रहा होगा रिडक्शन। और अगर कोई सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है तो उस सब्सटेंस का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। अब हम लोग जो बोर्ड क्लास में पूछे जाते हैं उसमें दे दिया जाता है, केमिकल रिएक्शन दे दिया जाएगा, फिर पूछ लिया जाता है बताइए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। बस यही प्रकार के सिंगल टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, जिसमें पूछ लिया जाता है बताइए इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगली स्लाइड पर हम लोग दो और एग्जांपल देख लेंगे जिसमें हम लोग पहचानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। आइए अब हम लोग इस रिएक्शन को देखते हैं, हम लोग पता लगाएंगे ये रिएक्शन किस प्रकार का रिएक्शन है। सबसे पहले देखें, हमारा केमिकल रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। हम लोग अगर देखें यहाँ पर सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन है, रिएक्शन होने के बाद जो हमें यहाँ पर सल्फर मिला वो अकेला है, उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और याद कीजिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसमें होता था, ऑक्सीडेशन में, मतलब ये हुआ ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो लिख लीजिए ऑक्सीडाइज्ड। दूसरा है HNO3, हम लोग अगर देखें इधर NO, पहले इसके साथ 3 ऑक्सीजन थे, अब सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीजन बचा है, यहां पर 2 ऑक्सीजन रिमूव हुए हैं, तो यहां पर हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लिख लीजिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब याद कीजिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता था,
सेकेंड वाले में, मतलब रिडक्शन जिसमें होता था। तो जिसमें रिडक्शन हुआ है, अब अभी हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा था, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा याद कर लीजिए, जो ऑक्सीडाइज हो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो जिसका रिडक्शन हो वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इजी है पहचानना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर रिडक्शन हुआ है तो लिख लीजिए ऐसे रिडक्शन। रिडक्शन जिसमें होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस कोई भी क्वेश्चन हो, बोर्ड में पूछ लिया जाए या फिर कहीं भी पूछ लिया जाए, तो आप इस ट्रिक से अभी सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लीजिए, फिर उसमें देख लीजिए कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। पहले आप ऐसे ऑक्सीडेशन लिख लीजिए, रिडक्शन लिख लीजिए, फिर ऑक्सीडेशन के ऊपर लिख लीजिए ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन जहां पर हो वहां पर लिख लीजिए वो से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचान सकते हैं। अब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर रेडॉक्स रिएक्शन को समझ लिया है। इसे बहुत डेप्थ में हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लोगों को समझने हैं कुछ पॉइंट है, कोरोजन जिसके अंतर्गत रस्टिंग और टार्निशिंग समझना है, फिर हमें प्रिवेंटिंग ऑफ कोरोजन समझना है, उसके बाद हम लोग रेंसिडिटी समझेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लिख लीजिए रिएक्शन। अगली स्लाइड पर हम लोग समझेंगे कोरोजन क्या होता है। कोरोजन समझने से पहले एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है जिसे हम लोगों को समझना है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। जो हमारी एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है। एक हम लोग ऐसा व्हीकल ले लेंगे, फिर हम लोग एक ऐसा स्टैंड ले लेंगे, फिर हम लोगों को लेना है एक बर्नर। मान लीजिए हम लोगों ने बर्नर ले लिया। अब अगर हम लोग इस बीकर में कॉपर डालें, मान लीजिए हम लोगों ने यहां पर इस बीकर में कॉपर को डाल दिया है। जब हम लोग इस कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तब क्या होगा। इसका सिंपल सा कंक्लूजन है, जब हम लोग कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये जो कॉपर होता है ये ब्लैक, शाइनी ब्लैक कलर में बदल जाता है। सबसे पहले इस कॉपर का जो कलर होता है वो जब हीट करने से पहले इसका कलर होता है शाइनी ब्राउन कलर। तो इसका कलर होता है शाइनी ब्राउन कलर। जब हम लोग इस कॉपर को हीट करते हैं, हीट करने के बाद इसी कॉपर का कलर ब्लैक कलर हो जाता है। तो इसी को हम लोग अब अच्छे से लिख लेते हैं। हेडिंग लगा लीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। हम लोग रिएक्शन लिखेंगे फिर इसे समझ लेंगे। हम लोग इस शाइनी ब्राउन को थोड़ा इधर साइड लिख दें ताकि हमारे पास रिएक्शन लिखने के लिए जगह बच जाए। शाइनी ब्राउन। अब रिएक्शन लिख लीजिए। हम लोगों ने क्या किया, बीकर में कॉपर को ले लिया तो ये रहा हमारा कॉपर। अब एक बात आप लोगों को पता होगी, जो कॉपर होता है वो सॉलिड होता है, तो हम लोगों ने स्टेट लिख दी। फिर हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब O2 प्रेजेंट है तो और जो O2 होता है वो गैसियस स्टेट में होता है, तो हमने उसकी भी स्टेट को यहाँ पर लिख लिया। अब जब हीट इसे हम लोगों ने दी, लिख लीजिए यहाँ पर हीट। जब हम लोगों ने कॉपर और ऑक्सीजन को एक साथ होने पर हीट दी तो हम लोगों को जो नया प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। अब एक चीज हम लोगों को याद रखनी है, ये जो कॉपर है इसका कलर होता है शाइनी ब्राउन कलर, और जब कॉपर ऑक्साइड हम लोगों को एज रिजल्ट प्रोडक्ट मिलता है
तो उसका कलर ब्लैक होता है। अब जो सबसे खास बात थी, जो मेन बात थी, वो हम लोगों को समझनी थी कि यहाँ पर पहले कॉपर अकेला है, फिर उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो अब याद कीजिए, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता था वहां पर क्या होता था? ऑक्सीजन जुड़ने पर बोलते थे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जहां पर होता था उसे हम लोग बोलते थे ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, इतना हमें समझना था। हम लोगों ने देख लिया ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। अब हमें एक और चीज समझनी है, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। पहले क्या था? कॉपर शाइनी ब्राउन कलर था, ये ब्लैक हो गया। फिर हम लोगों को समझना है इसे हम लोग ब्लैक कलर से फिर शाइनी ब्राउन कैसे ला सकते हैं, तो उसका फिर हम लोग करवा देंगे रिडक्शन। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड को हम लोग दोबारा कॉपर में बदल सकते हैं। हमारे पास है अभी कॉपर ऑक्साइड। अब पहले क्या था? कॉपर में अगर हम लोगों ने ऑक्सीजन दे दी थी तो यहां पर हो गया था कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर शाइनी ब्राउन कलर से ब्लैक कलर हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे? H2 गैस यहां पर दे देंगे। कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो होता है सॉलिड, यहाँ पर लिख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड होता है, H2 गैस होती है। अगर हम कॉपर ऑक्साइड को H2 गैस दे देंगे, इन दोनों का रिएक्शन होगा, रिएक्शन होकर हमें जो नया सब्सटेंस मिलेगा वो कॉपर मिलेगा और उसके साथ वाटर रिलीज हो जाएगा। अब ये जो कॉपर था ये सॉलिड होता है और जो H2O होता है एक गैस होती है, एक लिक्विड होता है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एक कॉपर था इसके साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर कॉपर अकेला हो गया, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। लिख लीजिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ मतलब इसका हुआ रिडक्शन। ये बोर्ड में पूछ लिया जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट था, तो हमने यहाँ पर करवाया। कॉपर ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। अब ये स्लाइड आप नोट डाउन कर लीजिए, अगली स्लाइड पर हम लोग कोरोजन अच्छे से समझेंगे। आइए अब हम लोग कोरोजन समझते हैं। कोरोजन की डेफिनेशन होती है, व्हेन अ मेटल सरफेस आर अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस लाइक oxygen, moisture, acids, the metal is said to be undergo corrosion। मतलब अगर कोई मेटल सब्सटेंस है, अगर उस पर ऑक्सीजन, मॉइस्चर क्या होता है? वाटर, एसिड, ये सब्सटेंस अटैक करें या उनके साथ, कहने का मतलब है रिएक्शन कर लें, तो हम लोग बोलते हैं मेटल का कोरोजन हो गया। अब कोरोजन के इफेक्ट क्या होते हैं? हम लोग क्यों आखिर पढ़ते ही क्यों है कोरोजन? तो लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ कोरोजन। अब ये जो कोरोजन होता है ये हमारी मेटल्स के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। सॉरी, कोरोजन की स्पेलिंग सही कर लीजिए यहां पर। जो ये कोरोजन होता है ये हमारी मेटल के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इससे क्या होता है? सबसे पहले तो जिस भी मेटल के ऊपर कोरोजन हो जाता है तो वो सबसे पहले उसे वीक कर देता है। तो लिख लीजिए, इट वीकेंस द मेटल, इट वीकेंस द मेटल। हमारी जो मेटल होती है उसे वीक बना देता है। दूसरा एक और इसका इफेक्ट होता है, सबसे बड़ा इफेक्ट तो यही हो गया कि हमारी ये मेटल को वीक कर देता है। दूसरा इफेक्ट लिख लीजिए, दूसरा इफेक्ट होता है डिमिनिशेस द अपीयरेंस। जो मेटल होती है उसका जो अपीयरेंस होता है उसे
डिमिनिश कर देता है, उसे गायब कर देता है। तो लिखिए डिमिनिशेस द अपीयरेंस ऑफ मेटल। कुछ बहुत ही फेमस कोरोजन के एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने सबसे पहले जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम लोगों ने समझा था रस्टिंग। यहाँ पर डीप से रस्टिंग के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। एक और एग्जाम्पल होता है जो इसका फेमस एग्जाम्पल है टार्निशिंग। टार्निशिंग, ये दो एग्जाम्पल हम लोग कोरोजन के अंतर्गत अभी बहुत ही डीप से समझेंगे। आप इस स्लाइड को कॉपी पर लिख लीजिए। अगली स्लाइड पर हम लोग समझेंगे रस्टिंग क्या होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है रस्टिंग। डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। आयरन रिएक्ट्स विद एयर एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट एज रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस नोन एज रस्टिंग। क्या मतलब हुआ? ये जो रस्टिंग है कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। हम लोगों ने कोरोजन में देखा था जब किसी मेटल पर एयर वाटर या एसिड अटैक कर दे तो हम लोग बोलते हैं कोरोजन हो रहा है। रस्टिंग उसी कोरोजन का, उसी मेटल का एक स्पेशल केस है जब वह मेटल आयरन हो जाती है। जो हम लोगों ने कोरोजन में मेटल, आल मेटल के लिए बात की, अगर वही मेटल स्पेशल आयरन हो जाए तब अगर कोरोजन हो जाए उसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं आयरन के साथ अगर एयर वाटर रिएक्ट कर लें तो एक रेडिश ब्राउन कलर की फ्लेकी सब्सटेंस, मतलब रेडिश ब्राउन कलर की एक परत उस आयरन पर जम जाती है जो हमारी उस आयरन को वीक कर देती है और उसका कलर गायब हो जाता है। कलर, जो नया कलर उस पर आ जाता है वो रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। अब हम लोग देखते हैं रस्टिंग होने के लिए क्या क्या हमें जरूर ही चाहिए। तो लिख लीजिए कंडीशन फॉर रस्टिंग। अच्छा, जो बोर्ड क्लास में क्वेश्चन आता है वो कभी भी ऐसे नहीं आता व्हाट इज रस्टिंग। हमें डेफिनेशन नहीं लिखनी होती है, घुमाकर क्वेश्चन पूछ देते हैं व्हाट इज कंडीशन फॉर रस्टिंग। कंडीशन फॉर रस्टिंग तो हम लोगों ने अभी देखा एयर और वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। तो लिख लीजिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। पहली कंडीशन है कि मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। मॉइस्चर का मतलब हुआ वाटर। दूसरी कंडीशन है कंडीशन नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब एयर। ये दो कंडीशन है। बिना प्रेजेंस ऑफ वाटर या बिना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रस्टिंग नहीं हो सकती। रस्टिंग करवाने के लिए या किसी मेटल में रस्टिंग होने के लिए इन दोनों कंडीशन का होना आवश्यक है। अब जो ये रस्टिंग प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो केमिकल रिएक्शन होता है। इसका रस्टिंग होने के लिए आयरन कम से कम 20 से 25 दिन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है प्रिवेंशन मेथड। जो रस्ट है हम अपनी आयरन को रस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंडीशन फॉर रस्टिंग पूछ ली जाती है या फिर प्रिवेंशन मेथड पूछ लिए जाते हैं। तो लिख लीजिए प्रिवेंशन मेथड। अब मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम लोग ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन में एक भी कंडीशन पूरी ना होने दें तो हम लोग आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। अगर सोचो हम लोग आयरन पर पेंटिंग कर दें, हम लोग देखते होंगे जो हमारे घरों पर लोहे के गेट होते हैं तो उस पर पेंटिंग कर दी जाती है। पेंटिंग करने से क्या होती है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर वाटर डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता है। एक और मेथड होता है जो हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था, गैल्वेनाइजेशन।
गल्वनाइजेशन, इसमें क्या होता था, हम आयरन मेटल पर, जो हमारी आयरन मेटल होती थी उस पर कोटिंग ऑफ जिंक कर देते थे, कोटिंग ऑफ जिंक। अगर हम आयरन मेटल पर जिंक की कोटिंग कर दें तो रस्टिंग नहीं होगी। तीसरा एक और मेथड होता है जो बहुत ही कॉमन मेथड होता है, वो मेथड होता है ग्रीसिंग, जब हम लोग कर देते हैं। अगर हम आयरन पर ग्रीसिंग कर दें या फिर ऑयलिंग कर दें, और ऑयलिंग, तो हमारे आयरन पर रस्ट नहीं लगती है। ये 3 मेथड हैं, अक्सर बोर्ड क्लास में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें ये मेथड याद रखने हैं। मेनली या तो पूछ लिया जाएगा कंडीशन फॉर रस्टिंग बताइए या फिर प्रिवेंशन मेथड बताइए। अब हम लोगों ने रस्टिंग समझ लिया है, कंडीशन समझ ली है और उसके प्रिवेंशन मेथड भी समझ लिए हैं। अब हम लोगों को एक और टॉपिक है टार्निशिंग, जो अगला टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर समझेंगे। लिख लीजिए इस स्लाइड को, हम लोग मिलते हैं अगली स्लाइड पर जिसमें हम लोग समझेंगे टार्निशिंग क्या होता है। अभी आपको एक इमेज दिख रही होगी, स्पून, आप लोग देख सकते हैं इसका नॉर्मल कलर नहीं है, इस पर ब्लैक ब्लैक कलर हो गया है, तो यही होता है टार्निशिंग। आइए अब हम लोग समझते हैं टार्निशिंग। देन सिल्वर मेटल और सिल्वर ऑर्नामेंट। सिल्वर ऑर्नामेंट का मतलब हुआ सिल्वर मेटल से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स आर एक्सपोज टू वेयर दे बिकम डिस्कलर्ड और टार्निश्ड। जब सिल्वर मेटल से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं एयर के संपर्क में आ जाएं ज्यादा लंबे समय तक, अब एयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, तो क्या होता है उसका कलर डिस्कलर हो जाता है, जो नॉर्मल कलर होता है उससे कुछ अलग कलर आ जाता है। ये कैसे होता है, आइए अब हम लोग देखते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज सिल्वर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर फॉर्मिंग ए कंपाउंड्स दैट कॉज द टार्निशिंग ऑफ दिस सिल्वर। क्या है देखते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज सिल्वर रिएक्ट, जो सिल्वर मेटल होती है वो रिएक्ट कर लेती है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। हमारी जो एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट कर लेती हैं, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट कर लेती हैं। ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है, फॉर्मिंग अ कंपाउंड्स दैट कॉज द टार्निशिंग ऑफ दिस सिल्वर। हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ सिल्वर मेटल रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड बना लेती है जो सिल्वर मेटल को डिस्कलर कर देते हैं, उनका कलर चेंज कर देते हैं। अब एक रिएक्शन रही, जो हमारा जो रिएक्शन होता है टार्निशिंग, उसका ये रिएक्शन है, ये हम लोगों को याद नहीं करना है, बस समझने के लिए लिख दिया है। आप भी कॉपी पर लिख लीजिए, इसे याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस हाँ इतना याद रखिएगा, जो ये सिल्वर मेटल है ये हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, फिर नया कंपाउंड बनाती है जो सिल्वर का डिस्कलर कर देती है, उसका कलर चेंज कर देती है। वो नया सब्सटेंस आप लोग जानते हैं क्या है, ये नया सब्सटेंस होता है सिल्वर सल्फाइड। लिख लीजिए, ये जो नया सब्सटेंस होता है ये होता है सिल्वर सल्फाइड। यहां पर जो ये नया सब्सटेंस बनता है यही होता है सिल्वर सल्फाइड। अब जो ये सिल्वर सल्फाइड होता है इसका कुछ कुछ ब्लैक कलर आ जाता है। अभी हमने जो स्पून भी दिखाया था उस पर भी ब्लैक ब्लैक कलर आ गया था, तो यही होता है टार्निशिंग। बस ये भी एक कोरोजन का ही एग्जांपल है, ये स्पेशल केस है। अब टार्निशिंग हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोगों को एक और टर्म समझना है जो है रेंसिडिटी, जिसे हम लोग अगली स्लाइड पर समझेंगे। आप इस स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए, अगली स्लाइड पर हम लोग समझेंगे रेंसिडिटी क्या होती है। अब हम लोगों को इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक देखना है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, हम लोगों ने घर पर देखा होगा, जब हम लोग खाना, जो घर पर खाना बनता है उसे ज्यादा समय तक रख दें तो उससे अजीब सी स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, मतलब वह खाने लायक नहीं बचता है। ये कैसे होता है, उसी का कारण होता है रेंसिडिटी। आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। रेंसिडिटी अकर्स व्हेन ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, जो फूड आइटम्स होते हैं जिनमें ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है, जब वो एयर के साथ एक्सपोज कर दिए जाएं,
मतलब उनका एयर के साथ कांटेक्ट हो जाए। अब एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर मतलब वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे, रेंसिडिटी अकर्स व्हेन ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम leading to oxidation. As a result, the food develops an unpleasant odor and taste. ये जो ऑर्डर है इसका मतलब होता है स्मेल। कैसे होता है, फैट कंटेनिंग या ऑयल कंटेनिंग जो फूड आइटम्स होते हैं वो वाटर के साथ और एयर के साथ, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने पर जो नया सब्सटेंस बनता है वो टेस्ट खराब कर देता है और उस फूड आइटम से अजीब सी स्मेल आने लगती है, जिससे हमारा वह खाना खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं बचता है। अब बोर्ड क्लास में पूछा जाता है प्रिवेंटिंग मेथड बताइए रेंसिडिटी के, तो आइए हम लोग प्रिवेंटिंग मेथड लिख लेते हैं। हेडिंग लगा लीजिए प्रिवेंटिंग मेथड। अब हम लोग ये जो फूड आइटम्स होते हैं जिनमें ऑयल फैट कंटेन होता है, इन्हें हम लोग खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो पहला जो मेथड होता है, अगर हम लोग फूड आइटम में एंटीऑक्सीडेंट फिल कर दें, एंटीऑक्सीडेंट्स। दूसरा मेथड है फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस। हम लोग चिप्स वगैरह या जो कुरकुरे के पैकेट होते हैं उनमें हम लोग देखते हैं बहुत सारी एयर प्रेजेंट होती है पैकेट के अंदर। वो एयर और कुछ नहीं नाइट्रोजन होती है। वो क्यों फिल की जाती है, जिससे हमारा जो चिप्स वगैरह हैं वो लंबे समय तक, कई महीनों तक खराब ना हो। तो दूसरा मेथड लिख लीजिए फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस। अगर हम फूड आइटम नाइट्रोजन गैस फिल करके बंद पैकेट के अंदर रख दें तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। अब तीसरा एक और मेथड है जो घर पर लगभग हम सभी लोग यूज करते हैं, वो है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम्स। तीसरा मेथड लिख लीजिए रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम्स। इसे हम लोग थोड़ा डीप से समझते हैं। अगर हम लोग जो ऑयल कंटेनिंग या फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं उन्हें फ्रिज में रख दें तो उनमें रेंसिडिटी क्यों नहीं होती है। सबसे पहले तो हम लोग जब फ्रिज में रखते हैं तो हमारे उस पूरे फूड आइटम का लो टेम्परेचर हो जाता है। अब लो टेम्परेचर की एक खासियत होती है, ऑक्सीडेशन होने के लिए थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जो हम लोग लो टेम्परेचर में फूड आइटम्स को रख देते हैं तो वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। स्लो ऑक्सीडेशन, फिर स्लो ऑक्सीडेशन होता है जिससे हमारा खाना खराब नहीं होता है। तो ये 3 प्रिवेंटिंग मेथड थे, बोर्ड क्लास में इन्हें पूछ लिया जाता है। अब हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।